अच्छी की बात है, हमारी बच्ची वहाँ पढ़ेगी कानपुर ना, तो बात पहुंचाया जाए तो कानपुरी में लिखी बाप जाएगी। और बच्ची दोनों एक साथ पढ़े, लेकिन इन लोगों ने चांस ही नहीं दी। रजबल विवेक सरूर तो कानपुर ही से है। जी हाँ तो फिर तो जाइए। आइए तशरीफ लाइए। आइए सर इधर है, आप इधर चलो देखो किस्मत से हमारे पास है। आप इधर आइए मुगल का ताल्लुक लखनऊ से है। इसलिए प्रोफेसर गोविंद जिलानी साहब बहुत अहम खानदान से है वाजिद अली शाह के साथ जी जी। और कुछ आम पर जिन्होंने इतना कुछ लिखा वो भी इन्हीं लोगों की खानदान। अच्छा खयामी, अरे जी। जनाब, इश्तिहादी हमें और हुसैनी शायर का नाम भी देखिए, मेरा नहीं है यार। कोई सुनने वाला चाहिए। यार कहिए कि बाहर जो लोग खड़े हैं वो अंदर आ जाए। जो हजरात ख्वातीन और हजरात बाहर हैं, उनसे गुजारिश है कि वो सेमिनार हाल में तशरीफ़ ले आएँ ताकि तकनीकी सेशन शुरू किया जा सके। बच्चियाँ तो लोग ठीक से बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ, कायदे से। आप लोग आगे तशरीफ़ लेते हैं। यदि आगे है तो आगे बैठ जाओ और जाओ सहेलियों को बुला करके ले आओ। कोई नहीं पढ़ना चाहे तो हमको पढ़ा रहे। एक जो है उर्दू तहकीक को तमकीन मसाइल और इम्कानात के हवाले से सेमिनार का दूसरा तकनीकी सेशन का आगाज़ किया जा रहा है। जाहिर है कि कोलकाता की सरजमीन ऐसी जरखेज़ है कि जहाँ से तहकीक के साथ तनकीदी दुनिया में भी बड़े अहम कारनामे हुए हैं, बड़ी अहम किताबें आई हैं। इस हवाले से मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा नुसरत ज़हरा साहिबा सदर शेख सुरेंद्रनाथ कॉलेज से कि वो अपना मकाला पढ़ें। मोहतरमा नुसरत ज़हरा आजा बेटा तुम यहाँ उसके बाद हम चले दाइस से बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और सामीन हज़रात आदाब अर्ज़। मेरे मकाले का उन्वान है आज़ादी के बाद मग़रिब बंगाल के चंद मारूफ मुहक़्क़ीक़ीन व नाक़दीन। तहक़ीक़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मादा है हे हा पा, जिसके माने हैं खरे खोटे की छानबीन में किसी बात की तस्दीक करना। दूसरे लफ्ज़ों में तहक़ीक़ का मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने इल्म अदब में खरे को खोटे से, मगज़ को छिलके से, हक़ को बातिल से अलग करें। अंग्रेज़ी लफ्ज़ रिसर्च के भी यही माने हैं और यही मकासद है। ये जुमले मालिक राम के सदारत के हैं जो उन्होंने शोबा उर्दू और इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस इजलास अलीगढ़ में दिया था। तनकीद लग़वी मानक के एतबार से खरे और खोटे की फ़र्क का नाम है। तनकीद के इस्तिलाही माने महासिन और मायब का सही अंदाज़ा करना और इसकी बुनियाद पर जो राय कायम की जाए उसे तनकीद कहते हैं।
عالم سرور نے نہایت جامعیت کے ساتھ تنقید کی تعریف یوں کی ہے: تنقید کا نام فیصلہ ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے، تنقید وضاحت ہے، تجزیہ ہے، تنقید قد متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے، تنقید انصاف کرتی ہے، ادنا اور اعلیٰ، جھوٹ اور سچ، پست اور بلند کا مقام قائم کرتی ہے۔ حوالہ از تنقید کیا ہے، عالم سرور، صفحہ 199۔ مستند ذرائع سے تحقیق و تنقید کی تعریف جاننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحقیق و تنقید ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تحقیق دراصل تلاش و جستجو کے حوالے سے حقائق کی بازیاب اور اس کی تصدیق سے عبارت ہے، تو تنقید انہی حقائق و نتائج سے نہ صرف مباحث قائم کرتی ہے بلکہ اپنی رائے بھی ثبت کرتی ہے۔ تحقیق و تنقید کا ایک خوشگوار امتزاج کسی فن پارے کی افہام و تفہیم کا صحیح میزان ہے۔ آزادی کے بعد مغربی بنگال میں تحقیق و تنقید کی سمت و رفتار کا تعین کیا جائے تو محققین و ناقدین کی بڑی تعداد رفتہ رفتہ بنگال کے ادبی منظرنامے کا حصہ بنتی نظر آتی ہے، لیکن چند صفحات پہ محیط ایک مقالے میں ان تمام شخصیات کا ذکر محال ہے، لہٰذا یہاں میں صرف چند معروف محققین و ناقدین کی تحقیقی و تنقیدی شعور اور نگارشات کا جائزہ لینا چاہوں گی۔ میں نے اس مقالے میں 10 محققین و ناقدین کا ذکر کیا ہے، لیکن اس میں سے بیشتر کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، تو میں بس نام کے ساتھ ان کا مختصر کروں گی، لیکن جو ہمارے آخری محقق ہیں ان کا ابھی تک ذکر میں نے نہیں سنا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مغربی بنگال کی تحقیق و تنقید میں ان کا بھی اہم رول ہے۔ تو میں بس سرسری اپنے مقالے سے گزرتی ہوں۔ مغربی بنگال کی تحقیق و تنقید کی روایت میں ایک معتبر نام صادق لکھنوی کا ہے۔ ان کی شخصیت کئی جہتوں پر محیط ہے، ایک طرف وہ کامیاب شاعر، مزاح نگار، افسانہ نگار کی حیثیت رکھتے ہیں، تو دوسری طرف ان کی حیثیت ایک محقق و ناقد کی بھی ہے۔ ان کی کتاب بنگال میں اردو نثر، آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد کی تحقیق و تنقید کے شعبے میں جن قلمکاروں نے قلم کارہائے نمایاں انجام دی، ان کی ایک دستاویز ہے۔ اس کے بعد ان کی کتابیں ہیں، اس کو ہٹا کے دوسرا نام ہمارے پاس ہے پروفیسر عبدالرؤف، عہد حاضر کے معتبر اور قابل صد احترام ادیب و محقق ہے۔ ان کی تحقیقی کاوشیں کسی تعارف کی محتاج نہیں، اردو زبان کے آغاز و ارتقاء اور اردو نثر کی روایت پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے قبل اردو کی کتاب جذبہ عشق کی دریافت انہی کی جستجو و تحقیق کا نتیجہ ہے۔ میر باقر مخلص مرشد آبادی پر ان کا تحقیقی مقالہ مغربی بنگال کی تحقیقی روایت کا ایک روشن باب ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، اس کو میں نے حذف کیا۔ اور میرے تیسرے محققین ہیں سید لطیف الرحمان۔ سید لطیف الرحمان ناقابل فراموش سید لطیف الرحمان کی ناقابل فراموش خدمات مغربی بنگال کے شعبہ تحقیق و تنقید میں محتاج تعارف نہیں۔ تحقیق کے اصول اور ضابطہ بندی کی بہترین دلیل ان کی معروف کتاب نساخ سے وحشت تک کہی جا سکتی ہے۔ اس کتاب نے بعد کی تحقیقی و تنقیدی کارگزاریوں کے لیے ایک سنگ میل کا فریضہ ادا کیا ہے۔ اس کے بعد چوتھے جو ہے مغربی بنگال میں تحقیق و تنقید کی روایت کی توسیع پسندی کا جن اہل قلم نے بہترین ادبی فریضہ ادا کیا ہے، ان میں ڈاکٹر جاوید نہال کی حیثیت منفرد ہے۔ ان کی غیر معمولی شہرت یافتہ کتاب 19ویں صدی میں بنگال میں اردو ادب نہ صرف فورٹ ولیم کی نثری خدمات اور ارتقائی سفر کا بھرپور جائزہ لیتی ہے، بلکہ بعد کی تحقیق نگاروں کے لیے مشعل راہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ ان کی دوسری اہم کتاب تحقیق و تنقید مختلف عنوانات پر مشتمل مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ نقش جاوید ان کی تحقیقی و تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، جس میں انہوں نے تحقیق کے لیے گوشے اجاگر کیے ہیں۔ میدان تحقیق میں شانتی رنجن بھٹاچاریہ مغربی بنگال میں محتاج تعارف نہیں۔ ان کی چند کتابیں جو اعتبار وقار حاصل کر چکی ہیں، ان میں بنگالی ہندوؤں کی اردو خدمات، اردو اور بنگال، غالب اور بنگال، اردو ادب اور بنگالی کلچر، بنگال کی زبانوں سے اردو کا رشتہ کافی مشہور ہے۔ بنگال کی زبان اور اردو کے مابین رشتوں اور اس کے امتیازات پر وہ گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر مظفر حنفی تحقیق و تنقید دونوں شعبوں میں کامل دستگاہ رکھتے ہیں۔
آزادی کے بعد مغرب بنگال میں اردو غزل ان کا وہ تحقیقی مقالہ ہے جس میں انہوں نے وحشت سے لے کر تسلیم عزیزی تک غزلیہ شاعری کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ آزادی کے بعد دہلی میں طنز و مزاح، شاد عارفی ایک مطالعہ، غزلیات میر حسن دہلوی، پردہ سخن، روح غزل اور بات ادب کی ان کی فکری و تنقیدی استعداد کے اشارے ہیں۔ ظفر غامدی کی شخصیت مغرب بنگال کے تحقیقی و تنقیدی منظرنامے پہ ایک روشن ستارے کی مانند جلوہ فغت ہے۔ ان کی شہرت جدید افسانہ نگار کی حیثیت سے بے حد ہے۔ ان کے تنقیدی شعور اور تحقیقی بصیرت کا اندازہ ہمیں ان کے مضامین بعنوان آزاد اور عورت کا سماجی مرتبہ، اخبار اور فلسفہ آرزو، کشن چند اور ان کے افسانے کا فن، تنقید، کل اور آج، شعور اور غالب کا تنقیدی شعور سے بخوبی ہوتا ہے۔ کلکتہ یونیورسٹی کے معزز استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یوسف تقی ایک خوش فکر شاعر، بالغ نثر، محقق اور نقطہ رس نقاد بھی ہیں۔ ان کے مضامین کا مجموعہ تمہیز و تجزیہ میں تنقید کے بنیادی وصف و لحاظ اور تخلیق کے اصول کی پاسداری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ترقی پسند تحریک اور اردو نظم، مرشدآباد کے 4 کلاسیکی شعرا ان کی اہم کتاب ہے جس سے ان کی تحقیقی شعور اور معیار کا اندازہ ہوتا ہے۔ عصر حاضر میں ڈاکٹر شہناز نبی ایک مشہور شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ تحقیق و تنقید کے میدان میں بھی اپنا ایک اہم مقام رکھتی ہیں۔ ان کی کتابیں بیدی ایک جائزہ، لسانیات اور دکنی ادبیات، آغا حشر اور سید حوث، منشورات بنگالہ، تنقیدی مطالعات ان کی تحقیقی و تنقیدی کاوشوں کا بیان ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ ان کا 6 ماہی رسالہ رہروان ادب ان کی تخلیقی و تنقیدی صلاحیتوں کا آئینہ دار ہے۔ مغربی بنگال کے اردو ادب میں گوہر نایاب کی حیثیت رکھنے والی ایک باوقار، ہمگیر، علمی و ادبی شخصیت جس کا شجرہ نسب تاجدار اودھ واجد علی شاہ سے ملتا ہے، جس نے اپنی بے پناہ تحقیقی و تخلیقی صلاحیتوں سے اردو تحقیق و تنقید کی باب میں انمٹ نقش چھوڑے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر کوکب قدر مرزا سے ہے، جس کی تعریف انتظار حسین ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ واجد علی شاہ ان معنوں میں بڑے خوش نصیب تھے کہ ان کے ورثہ میں سے ایک شخصیت رونما ہوئی جس نے اپنی تحقیقی کاوشوں سے زمانے کو حقیقت سے روشناس کرایا اور اپنے پردادا کی شخصیت پر لگے بدنما داغ کو مٹانے کی صحیح کی۔ ترجمہ پاکستانی اخبار دا ڈاؤن، مورخہ 29 مارچ 2009، آرٹیکل بعنوان فیئرویل ٹو لکھنؤ۔ ڈاکٹر کوکب قدر کی کل 5 معیاری کتابیں قلم بند ہیں۔ ڈاکٹر کوکب قدر نے کل 5 معیاری کتابیں قلم بند کی ہیں۔ ان کی پہلی کتاب ولایتی بھوت، جو کہ بھوتوں کے متعلق مشہور فرانسیسی اور انگریز مصنفین کی شاہکار افسانوں کا اردو ترجمہ ہے۔ دوسری کتاب عمدۃ الحیات، جو مولوی عمدۃ العلماء سید قلب حسین کی سوانح حیات ہے۔ تیسری کتاب انتخاب واجد علی شاہ، جس میں انہوں نے واجد علی شاہ کی کہانی، کچھ ان کی کچھ اپنی زبانی کے عنوان سے ایک مارکت الآراء مضمون قلم بند کیا ہے، جس سے ان کی تحقیقی روش کا پتہ چلتا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے بادشاہ کی لکھنؤ سے کلکتہ کے سفر کی صحبتوں کا ذکر کچھ بادشاہ کی منظوم تحقیق اور اپنی نثری تخلیق کے ذریعے کیا ہے۔ کتاب کا بیشتر حصہ بادشاہ کے منتخب کلام پر محیط ہے۔ ان کی چوتھی کتاب واجد علی شاہ کی ادبی ثقافتی خدمات، جو کہ ان کی پی ایچ ڈی کے مقالے کا موضوع ہے، اور 5ویں اقلیم سخن کے تاجدار۔ آخری کی 2 کتابوں پر اتر پردیش اور بہار اردو اکیڈمی نے نمایاں انعامات سے سرفراز کیا۔ مذکورہ بالا کتابوں کے علاوہ ان کی کئی تحقیقی مقالے ملک کے مشہور معروف رسالے آج کل، نیا دور، ہماری زبان، العلم، علی گڑھ میگزین اور نظارہ وغیرہ میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ 1984 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ڈاکٹر کوکب قدر کو ڈی لیٹ کی ڈگری کا موضوع ہم اور واجد علی شاہ کو منظور کیا تھا۔ اس میں ان کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ مقالات کا مجموعہ، جو سیاسی، سماجی، ادبی، ثقافتی پس منظر میں واجد علی شاہ اور ان کے عہد کو سمجھنے کے لیے ازبز ضروری ہے، شامل ہے۔ اس مجموعے میں ان کے نایاب تحقیقی مقالات بعنوان انگریزوں کے واجد علی شاہ، ہندوؤں کے واجد علی شاہ، مسلمانوں کے واجد علی شاہ، بچوں کے واجد علی شاہ، عورتوں کے واجد علی شاہ، فنکاروں کے واجد علی شاہ، تذکرہ نگاروں کے واجد علی شاہ، تنقید نگاروں کے واجد علی شاہ اور یونیورسٹیوں کے واجد علی شاہ شامل ہیں۔
डॉक्टर कदर ने अपने जद्द अमजद वाहिद अली शाह की शानदार शख्सियत के अदबी पहलुओं पर तहकीक करके न सिर्फ ये कि अपने कलम से बादशाह की अदबी सलाहियतों को सफ़े हस्ती पर उजागर किया, बल्कि मुकम्मल गहराई और गहराई से की गई इस तहकीक ने बादशाह की मशकूक शख्सियत जिसको अंग्रेज और नाकदीर ने ऐश पसंद और सिर्फ नाजुका दिलदादा बनाकर इसे तार करने की कोशिश की थी को भी दरकिनार करके इनके मुखालिफिन को आईना दिखाया है। मौसूफ ने अपनी तहकीक में हकीकत, सबूतों और तहरीरी शहादत को पेश करके इस अजीम बादशाह की असल शख्सियत को उभारा है। बादशाह की विलादत, तसनीफात, औलाद और अज़दवाज के पर मुख्तलिफ मुसन्निफीन और तारीख नवीस की राय मुत्तफिक नहीं और इनकी इस इख्तलाफ राय में सच्चाई और हकीकत कहीं गुम हो जाती है। लेकिन डॉक्टर कदर ने इन जुज़ियात और इख्तलाफात पर कलम उठाया और बिल आखिर हिंदुस्तान की तारीख और उर्दू अदब को इन अंधेरों से निकाल कर बादशाह की हकीकी जिंदगी से रोशनास करवाया। डॉक्टर कदर ने अपनी तहकीक के जरिए बादशाह पर लगे बेबुनियाद इल्जाम का मुझसे जवाब भी दिया, जिसमें ये कहा गया कि इनका कलाम जर खरीद है, तबाजात नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज की 6 महीने की नजरबंदी के अरसे पर गहरी तहकीक करके मौसूफ ने इस हकीकत को आश्कार किया कि इस तवील अरसे को बादशाह ने लिखने पढ़ने के काम में गुजारा। 2 नए दीवान, शुए फैज़ और कमर मजमून, कुलियात अख्तरी, इसके अलावा तारीख बद्र, तारीख फराख, तारीख जमशेदी, तारीख मशगला, तारीख मुमताज़ वगैरह जैसी यादगार सहीफे उर्दू अदब के नज़र किए। उन्होंने अपनी तहकीकी काविशों से उर्दू अदब की सबसे तवील मसनवी सबातुल कुलूब का इंकशाफ किया, जो वाजिद अली शाह की तबाजात है, जिसमें 48,150 अशार है। डॉक्टर कदर ने अपनी दूसरी शाहकार तहकीकी किताब अपनी मुसम्मत के ताजदार में मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बहादुर शाह जफर और वाजिद अली शाह के दरमियान ममासलत को वाज़ेह किया है। इसके अलावा चंद अहम नुकात से भी पर्दा उठाया है, क्योंकि आम तौर पे तस्वीर किया जाता है कि बादशाह को लखनऊ से माजूल करके कलकत्ता लाया गया था, जबकि हकीकत यह है कि तख्त बेदखली के बाद वो कलकत्ते के रास्ते हिंदुस्तान जाना चाहते थे ताकि मलका विक्टोरिया से कह अपनी सल्तनत को वापस ले सके, मगर तबीयत की नासाजी के बायस वो हिंदुस्तान न जा सके और इसी असना में हजरत महल की ज़ेर क़यादत लखनऊ में आज़ादी की जंग छिड़ गई और अंग्रेज़ों ने बादशाह को फोर्ट विलियम में नजरबंद कर दिया। डॉक्टर कदर की तहकीक किस कदर मयारी, बुलंद पाया, गैर जानिबदार है, इसका अंदाज़ा हमें अपनी मुसफ़न के ताजदार के माज़ूरात में इनकी तहरीर करदा तहकीक के उसूल ज़वाबित की वजाहत से होता है। वो लिखते हैं, बस छोटा सा 2 लाइन से पढ़ेंगे। हर रिसर्च की इब्तिदा एक मुबहम दायरे के अंदर होती है और इसकी गुंजाइश हमेशा बाकी रहती है कि मज़ीद तहकीक और तहकीक से अखज़ करदा नताइज की तस्दीक की जाए। तहकीक के रास्ते अगर साफ हो तो तहकीक की ज़रूरत ही क्या। पुरानी शराब को नई बोतल में ढाल देने का नाम रिसर्च नहीं। रिसर्च तहकीक के रास्ते कभी साफ नहीं होते, इन पर तरह तरह के साए होते हैं। मक़ाला नवीसी का उसूल है कि जिस ज़माने की बात हो उसी ज़माने के मोतबर तरीन रावी के हवाले से इसे कहा जाए। मगरबी बंगाल में मौजूदा तहकीकी व तनक़ीदी मंजरनामे पर कलमकारों का एक ऐसा काफ़िला सामने आया है जो रफ्ता रफ्ता आज के अदबी तनाजुर में अपनी अलग शनाख्त बनाने में कामयाब नजर आ रहा है। दौरे हाजिर के कलमकारों में ज़हीर अनवर, उमर गजाली, अबूज़र हाशमी, नदीम अहमद, अशफाक अहमद, करीम हाजिब, अशरफ अहमद जाफरी, जरीना जरीन, दबीर अहमद, सूफिया शीरी, दरख्शा जरीन, फ़हीम अनवर और संजर हलाल भारती वगैरह के नाम लिए जा सकते हैं, जिनसे तवक्कुह की जा सकती है कि बंगाल में इनके कलम के ज़रिए न सिर्फ तहकीक व तनक़ीद की एक मजबूत रवायत कायम होगी, बल्कि ये कलमकार एक नई रवायत के अमीन भी साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा नुसरत ज़हरा साहिबा आपके सामने मकाला पेश कर रही थी। उन्होंने वाजिद अली शाह के हवाले से क़द्र की किताबों का जिक्र किया। वाजिद अली शाह के हवाले से चौधरी सिद्दीक़ मोहम्मद नकवी की एक किताब है, अवध का मुतशाबिह बादशाह। मुमकिन है कि क़द्र के हवाले से ये गुफ्तगू की जाए कि रिश्ता होने के सबब उन्होंने तमाम बेतज़ात और अफ़वाद का जवाब दिया है, लेकिन चौधरी सिद्दीक़ मोहम्मद नकवी ने जिस अंदाज़ वाजिद अली शाह पर लगाए हुए सारे इल्ज़ामात की तस्दीक की
یہ کتاب اپنی مثال اس حوالے سے اب ظاہر ہے کہ طلاقت لسانی کا ثبوت آپ نے پہلے سیشن میں دیکھا ہے، اب اس کو آواز دے رہا ہوں۔ ان کی نظامت کو سن کر کے مجھے میر کا وہ شعر یاد آیا کہ باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، کہتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر سنیے گا۔ میری یاد ہے جناب شمشیر عالم صاحب سے، ڈاکٹر شمشیر عالم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقام خواتین حضرات اور ڈائس پر بیٹھی ہوئی علم و ادب کی باوقار شخصیات، سب کے حضور میں سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں سپاس گزار ہوں شعبہ اردو فضل پور کالج کا، انہوں نے مجھے مقالہ پڑھنے کی دعوت دی۔ میں پیش کر رہا ہوں صدر کی اجازت سے۔ سر، میرے مقالے کا عنوان ہے تحقیقی عمل اور مغربی بنگال کے چند نئے اور پرانے محققین۔ شروعات ہے، ادب زندگی کا روشن استعارہ ہے۔ ادب زندگی کا روشن استعارہ ہے، یہ وہ خوش رنگ تصویر ہے جس میں کائنات کے حسن و جمال کی ساری رعنائیاں سمٹ آئی ہیں۔ اسی تصویر جہنما میں حق کی تلاش یا سچ کی جستجو تحقیق ہے۔ پروفیسر گیان چند بھی کہتے ہیں، تحقیق محض ایک ادبی مشغلہ نہیں، یہ ایک مسلک ہے، ایک ذہنی رویہ ہے، ایک طرز زندگی ہے، یہ سچ کا کاروبار ہے۔ بلا شبہ محقق اپنے تحقیقی عمل کے ذریعے اس کائنات کے رنگوں میں ہمیں نئے حقائق سے آشنا کراتا ہے، اپنی تحقیقی بصیرت سے نئی دنیا خلق کرتا ہے اور ہمارے سامنے فکر و نظر کے ان دروازوں کو وا کر دیتا ہے جن سے ہم پہلے کبھی نہیں گزرے تھے۔ اگر محقق یہ کام نہ کرتا ہو تو محقق ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی ناتراشیدہ پتھر کو تلاش کر ہیرے کی شکل عطا کرنا کسی ہنرمند محقق کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ یہی وہ تحقیقی عمل ہے جو دھند سے نکال کر ہمیں حقیقت سے آنکھیں چار کرنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ آپ خود سوچیں اور تحقیق کے اس بحر ذخار میں اتریں تو آپ کے سامنے ایک حیرت زا کائنات نظر آئے گی، اور ہم اور آپ اس بات پر مجبور ہوں گے کہ کل جو ہم نے سوچا تھا یا دیکھا تھا آج وہ نہیں ہے۔ ایک نئی تصویر، ایک نیا نقش، ایک نئی سوچ ہماری منتظر ہے، اور یہی کام تحقیق کرتی ہے۔ یادگار غالب میں مولانا حافظ نے جس غالب کو پیش کیا تھا وہ انتہائی خوددار اور غیرت مند ہے، لیکن مولانا عرشی کی تحقیق نے اس پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے اور اپنی تحقیق سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایسے نہیں تھے۔ ٹھیک اسی طرح سے پریم چند کے بارے میں ہماری عام رائے یہ ہے کہ وہ غریبوں کے ہمدرد اور ان کے مسیحا ہیں، اور ان کے تخلیقات سے بھی ایک ایسے ہی فنکار کی شبیہ ابھرتی ہے۔ لیکن تحقیق نے اپنا کام کیا اور ابو محمد شبلی کی محققانہ کاوش نے پریم چند کے ایک خط کے ذریعے یہ باور کرایا کہ ان کے حوالے سے ہماری جو رائے تھی وہ 100% صحیح نہیں ہے۔ اس خط میں پریم چند نے اپنے اہل خانہ کو یہ ہدایت دی تھی کہ مزدوروں سے پورا کام لیں اور اجرت زیادہ نہ دیں۔ آپ میں سے اکثر نے فراق گورکھپوری کے مضمون میر اور ہم کو پڑھا ہوگا۔ انہوں نے اس مضمون میں اردو کے ایک بہت ہی مشہور شعر کو کوٹ کیا ہے، شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر، شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ اور بہت اعتماد و یقین کے ساتھ فراق نے شعر کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ جو تیور اور میلان اس کا حصہ ہے وہ خدائے سخن میر کے سارے کلام کے اہم ترکیبی عناصر ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت انگیز خوشی ہوگی، خوشگوار حیرت ہوگی کہ تحقیق کے ایک جھٹکے نے تنقید کی اس فلکبوس عمارت کو گرا دیا۔ جب پتہ یہ چلا کہ یہ شعر میر کا ہے ہی نہیں، امیر کا شعر ہے جو قائم دہلوی کے شاگرد ہیں۔ ایسی اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں جو تحقیقی عمل کی اثر آفرینی کو ظاہر کرتی ہیں اور ہماری آنکھیں تحقیقی ویژن کی عکس بندی پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ سرزمین بنگالہ کے حوالے سے یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے
کہ یہ سرزمین ابتدا سے ہی تحقیق کی خوبر رہی ہے اور یہاں اس کی ایک مستحکم روایت قائم ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے عہد زرعی سے لے کر آج تک مغربی بنگال میں اردو تحقیق کی شمع فروزہ ہے، گرچہ آج بھی اس دھرتی کو قاضی عبدالودود، محمود شیرانی، امتیاز علی عرشی، مسعود حسن خان اور رشید حسن خان جیسے محققوں کا انتظار ہے۔ پھر بھی اردو نثر کے اس اولین گہوارے نے اپنی ادبی حیثیت و اہمیت کا احساس ہمیں ہر دور میں دلایا ہے اور زندہ ادب کی تعبیر و تشکیل میں نمایاں رول ادا کیا ہے۔ یہ اردو ادب کا انتہائی حیرت انگیز سانحہ ہے اور جس کے متعلق بہت سارے ناقدین نے اشارے بھی کیے ہیں کہ جدید اردو نثر کا اہم ترین مرکز، جسے میر امن دہلوی، حیدر بخش حیدری، مرزا علی لطف اور جان گلکرسٹ جیسے اکابرین فن و محبان اردو نے عظمت کی بلندیوں تک پہنچایا تھا، کیسے 100-125 سالوں تک اپنی شہرت و اقبال مندی کے آفتاب کو گہراتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ سورج جسے یہاں کی ادبی افق نے تراشا تھا، وہ پورے ہندوستان میں اپنی روپہلی کرنیں بکھیر رہا تھا، لیکن یہ عجب خاموشی کا عالم تھا، گویا چراغ تلے اندھیرے والی کیفیت تھی۔ لیکن ایک طویل عرصے کے بعد برف دھیرے دھیرے پگھلنے لگی۔ نساخ کی کتاب سخن الشعراء نے یہاں کی یخ بستہ فضا میں پہلی بار ایک مدت کے بعد گرمی و حدت کا احساس دلایا۔ 2446 شعراء و شاعرات کے فکر و فن پر مشتمل یہ تذکرہ، جس نے نساخ کو اردو تاریخ ادب میں جہاں زندہ جاوید کر دیا، وہیں اس بات کا بھی اعلان نامہ تھا کہ اب سرزمین بنگالہ تحقیق کے میدان میں پیش قدمی کرنے والی ہے۔ اور ہوا بھی یوں ہی کہ سخن الشعراء کے کچھ عرصے کے بعد وفا راشدی کی قراقد تصنیف بنگال میں اردو منظر عام پر آئی تو اس نے مصنف کی محققانہ صلاحیتوں کا ہمیں بھرپور احساس دلایا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ ہیں جن کا ذکر بہت سارے لوگوں نے کر دیا ہے، جیسے وہ جاوید نہال سر ہیں، شانتی رنجن بھٹاچاریہ ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ سر ان کو چھوٹ دیں۔ ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب، منان صاحب، صالح صاحب ہیں نا، کیونکہ وقت بھی بہت ہو گیا، سب جیلانی صاحب ہیں، شہناز نبی ہیں، نصر اللہ نصر صاحب ہیں، علی انصاری ہیں، بہت سارے لوگ ہیں نا، تو تھوڑا سا بس 2-2.5 لائن تو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا سر؟ پھر ہے نا ڈاکٹر جمیل جالوی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ باکمال فنکار ادب کے دھاروں کو بدل کر فکر و تحقیق کے راستوں کو اجاگر کر دیتے ہیں اور آنے والی نسلیں اسی مزاج پر اپنی تخلیقات کی بنیاد رکھ کر ادب میں رنگا رنگ پھول کھلاتی ہیں۔ مغربی بنگال کی نئی نسل اسی گنا قدر قول کا اتباع کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ درمیانی نسل بھی سنجیدہ اور محتاط ہے۔ مرشد آباد کے رضا علی خان کا تحقیقی مقالہ اردو زبان و ادب کے ارتقاء مرشد آباد کا حصہ یہاں کے ادبی منظرنامے کو ایک نئے زاویے سے پیش کرتا ہے۔ طیبہ صدیقی کی کتاب عہد غالب مطالعہ غالب میں اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ خالدہ حسینی کی ایشیاٹک سوسائٹی کی فارسی خدمات اور ڈاکٹر عذرا رانا عثمانی کی تصنیف اردو مصنوعیوں میں نسوانی کردار خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ واجد علی شاہ کا دور مٹیا ابروز زہرا ممتاز کی تحقیقی بصیرت کا انعداد ہے۔ ڈاکٹر نعیم انیس کی کتاب نیاز احمد خان اور بیت المرشد آبادی کے بعد جو تحقیقی کام ہوا ہے وہ بہت اہم ہے۔ نصر اللہ نصر صاحب، ڈاکٹر عمر غزالی نے مرشد آباد کی لائبریری میں اردو مخطوطات کی وضاحتی فرہنگ لکھ کر اپنی تحقیقی جگر سوزی کا ثبوت دیا ہے۔ ڈاکٹر سید عرفان علی نقوی نے وحشت کلکتری کو ایک نئے زاویہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کی ہے اور جو کتاب منظر عام پر آئی وہ مطالعہ وحشت میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے۔ مغربی بنگال کے اردو افسانے پر عمران قریشی نے جو مخصوص تحقیقی کام کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے انہیں یاد رکھنے کا لائق ہے۔ ڈاکٹر سنجر ہلال بھارتی تحقیق کے دشوار گزار راہوں کے کامیاب مسافر ہیں۔ عبدالرزاق ملیح آبادی ان کی کتاب پرتو خیال اور مصنوعی عالم ان کے تحقیقی وزن کے روشن نقوش ہیں۔ ادھر گزشتہ چند برسوں میں تحقیق کے نگار خانے میں نئے رنگوں کی تصویریں ابھری ہیں، تحقیقی سرگرمیاں کافی تیز ہوئی ہیں اور نوآوردان بساط ادب نے مغربی بنگال کے ادبی منظرنامے پر اپنے گہرے اثرات منتسم کیے ہیں۔ صوفیہ شیرین نے شین مظفر پوری پر جو تحقیقی کام کیا ہے اور انہیں جس وقار و تمکنت کے ساتھ ایوان ادب میں پیش کیا ہے یہ انہی کا حصہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے شین مظفر پوری کے ناول ہزار راتیں کو مکمل تحقیقی دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ مغربی بنگال کا پہلا اردو ناول ہے۔ شاہد اقبال نے امام اعظم کے نام مشاہیر ادب کے خطوط کے حوالے سے جو ضخیم کتاب چٹھی آئی ہے کے نام سے مرتب کیا ہے وہ ایک بڑا تحقیقی کام ہے۔ ساتھ ہی اس کتاب میں شاہد اقبال نے تحقیقی مقدمہ تحریر کیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ارشاد احمد، بلقیس بیگم، طلعت انجم فخر، فاطمہ خاتون، سہانا پروین، سلمہ خاتون، عشیہ اقبال اور دائم محمد انصاری ایسے نام ہیں جو تحقیق کے حوالے سے ہمیشہ تابندہ نظر آئیں گے۔ میں نے بیچ کے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا اور جو پرانے لوگ ہیں تو بہت سارے لوگ بات ہو گئے۔ اس ضمن میں اگر میں ڈاکٹر شاہد ساز کا ذکر نہ کروں تو آپ کی بددیانتی ہوگی
ये अर्ज बंगाला में उर्दू के कुलवक्ती मुहक्किक हैं। उनकी मुहक्किकाना काविशों के मुअतरिफ सिर्फ हम ही नहीं, शम्सुर्रहमान फारूकी जैसे एहसास अदीब व नाक़िद भी हैं। फारूकी साहब ने एक जगह उनकी तहकीकी काविश का कुछ इस तरह से एतराफ़ किया है कि हमें भी रश्क आता है। वो कहते हैं कि अब्दुल गफूर नस्साक का कोई दीवान रुबाइयात भी है, इसकी मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी। अब्दुल गफूर नस्साक का कोई दीवान रुबाइयात भी है, इसकी मुझे बिल्कुल खबर न थी। अब आपकी मालूमात से फ़ायदा उठाते हुए मैंने अपनी तस्हीह कर ली है। आपकी इनायत का शुक्रगुजार हूँ। ये महज एतराफ़नामा नहीं बल्कि तहसीन नामा है जो फारूकी साहब का शाही साज के नाम है। आखिर में ये कहता चलूँ कि असल में तहकीक नामालूम से मालूम की तरफ सफ़र का इशारिया है। यहाँ हर्फ आखिर कुछ नहीं होता, जहाँ चिराग से चिराग जलते हैं और एक दूसरे की काविशों का एतराफ़ ही तहकीक की शरियानों में ताज़ा खून डालता है। मकाम शुक्र है कि हमारे तख्लीक़कारों के यहाँ फ़िक्र व नज़र की रोशनी भी है, यकीन व एतमाद का जज्बा भी है और कुछ कर गुजरने की तरफ भी। चंद के हमारे मुहक्किकीन के पास महदूद वसाइल हैं, लेकिन उनका कलम जिंदा और तवाना है और इनकी मौजूदगी में पूरे वसूख के साथ कहा जा सकता है कि मगरबी बंगाल में उर्दू तहकीक का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। शुक्रिया। हमारे डॉक्टर शमशेर आलम साहब ने तहकीक के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की और बाज़ मुहक्किकीन के नाम ले लिए हैं। अब मैं इस सेशन के आखिरी मकाले के लिए मुमताज़ नाक़िद और ड्रामा के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखने वाले जनाब ज़हीर अनवर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना मकाला वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं बहुत इख्तिसार के साथ अपना ये मज़मून पढ़ूँगा, बल्कि मैं तो चाहता था कि आज बाहर से आने वाले हमारे अजीज़ लोगों का मकाला सुनूं। खैर आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए इंतहाई इख्तिसार के साथ आज़ादी के बाद मगरबी बंगाल में उर्दू तनकीद चंद मोतबर तनकीद निगारों के हवाले से। नहायत की दयानतदारी और इल्मियत के साथ अंग्रेजी के मशहूर शायर ने शायरी के हवाले से कहा था, पोएट्री इज थॉट्स दैट ब्रीथ एंड वर्ड्स दैट बर्न। आई अंडरलाइन, पोएट्री इज थॉट्स दैट ब्रीथ एंड वर्ड्स दैट बर्न। इस तरह ये बात तनकीद के लिए भी सादिक आती है कि अच्छी तनकीद और अदब की तफसीर और ताबीर किसी तख्लीकी हुस्न और लाज़बानी अरसे से बहुत पीछे नहीं रहती, बल्कि बकौल आल अहमद सुरूर बाज़ वजहों से इस पर फौकियत रखती। तख्लीक, तनकीद और तहकीक ऐसी तसलीस बनाती हैं कि इनमें से हर एक की हैसियत मुस्तहकम होती है। मैं सीधे बंगाल की तरफ आ रहा हूँ आगे छोड़ते हुए। बंगाल की तनकीद और तहकीक का मुताला करते हुए बेहतरीन तनकीद निगार और मुहक्किक के सिलसिले में लोगों में उनकी अदम मौजूदगी का गहरा एहसास रहता है। तनकीद और तहकीक के बाहमी रिश्ते के सिलसिले में इस खित्ते के अदबी उफ़क़ पर हमारे तनकीद निगारों की निगारिशात ने उम्मीद के चिराग रोशन किए हैं, अगरचे कम रोशन किए हैं। हमारे नाक़िदीन खा मुश्ताक अहमद हों, जावेद निहाल हों या मुज़फ़्फ़र हनफी, यहाँ के तनकीद निगारों से बहुत खुश नज़र नहीं आते, बल्कि उनकी शिकायत मबनी बर हकीकत है कि इस खित्ते ने अगर चंद आला पाए के तनकीद निगार पैदा किए होते तो यहाँ अदब और तनकीद दोनों का मयार ही कुछ और होता और तनकीद की फ़िज़ा भी कायम हो जाती। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो आज़ादी से पहले और बाद के आने वाले नाक़दीन ने अपनी इंतक़ादी क़ुव्वत का गहरा सबूत फराहम किया है। माज़ी करीब में ही आज़ादी से पहले और आज़ादी के फ़ौरन बाद के नाक़दीन, जो बेशतर तख्लीक़कार भी थे, ने अपनी तहरीरों में इस बात का वाफिर सबूत पेश किया है कि उन्होंने तकरीज़ी, तारीफ़ी, इश्तिहारी तनकीद से दामन बचाकर अपनी पसंद नापसंद से ऊपर उठकर तनकीद की जिम्मेदारी निभाई। आप संजीदगी से बंगाल के चंद मोतबर तनकीद निगारों की तहरीरों का मुताला करें तो आपको इस हकीकत तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी कि उन्होंने तहलील और तज्ज़िये के ज़मन में
गैर जानिबदारी के साथ अदबी मतन से वास्ता रखा है। तनकीद की फिजा हालिया दिनों में साजगार तो हुई है, यानी आज जो लिख रहे हैं लोग वो बहुत सारे नज़रियात और जदीद तरीन नज़रियात से वाकिफ हैं और इस वाक़ियत की बिना पर उनकी तहरीर में बड़ी पुख्तगी आती है। गैर जानिब तनकीद की फिजा हालिया दिनों में साजगार तो हुई है, लेकिन आज़ादी के फ़ौरन बाद तख्लीकी तनकीद निगारों की अपनी तनकीद और तज्ज़िये में नज़रियाती तनकीद के ज़रीन उसूल की बुनियाद पर मतन का तारीख़ी, फ़नी, नफ्सियाती मुताला पेश किया गया है और कसरत मानी तक पहुँचने में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ बंगाल के चंद अहम और मोतबर तनकीद निगारों के हवाले से इस बात की निशानदही मकसूद है कि बंगाल के नाक़दीन ने अपने ही शेरियात या बूतिका के तहत अदब के साले मेयार को हम तक पहुँचाया है। छोड़ते हुए आगे बढ़ता हूँ। इन्हें हम कौमी सतह पर फ़ख्र के साथ पेश कर सकते हैं, अगरचे आज़ादी से पहले इन मोतबर तनकीद निगारों ने तहलील और तज्ज़िये और अपनी इंतक़ादी क़ुव्वत का सबूत देना शुरू कर दिया था। इनमें गुलाम अहमद अकबराबादी, जमील मजहरी, परवेज़ शाहिदी, अबू महफूजुल करीम मासूमी वगैरह की तनकीदी और तख्लीकी सतह पर कुशादगी, शाइस्तगी, माजी व हाल से वाबस्तगी और मुशाहिदे में ताजगी और इंफरादियत का एहसास होता है। ये वो फनकार हैं जो खुद भी तख्लीक़कार थे, लिहाजा इनकी तहरीरों में तफ़हीम व ताबीर ने एक हैरतअंगेज़ चांद पैदा कर दिया और अदब की तहों से तनकीद के उसूलों को बरामद करके अहम कारनामा अंजाम दिया है। इन तमाम लोगों को शऊरी और लाशऊरी तौर पर इस बात का एहसास था कि लफ्ज़ तनकीद के माने फैसले के हैं और इस फैसले तक पहुँचने के लिए एक फनपारा में पाए जाने वाले असलूब, मौज़ूआत में तनव्वुर और ज़िंदगी के असरार को पाने के लिए एक नौ के खुसूसी इल्म और तरबियत की ज़रूरत है। वसी मुताला और तकाबली नुक्ता नज़र के बाद ही वो अदब के हुस्न व क़बा पर मुनसिफाना तौर पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आज़ादी के बाद मगरबी बंगाल में नाक़दीन की एक तवील फहरिस्त है जिस पर किसी एक मुकाले में बात करना मुमकिन नहीं। तो इनमें जो चंद अहम है उन पर मैं बात करना चाहूँगा और पहला नाम है गुलाम अहमद अकबराबादी। गुलाम अहमद की शख्सियत और उनकी इल्मी और अदबी कारनामे का दायरा कम नहीं, अगरचे वो पैदा कहीं और हुए लेकिन ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा कलकत्ते में गुजारा। उनकी नसरी तख्लीक़ात का दायरा बहुत वसी है। वो मुतरज्जिम भी थे, मुहक्किक भी, अफसाना निगार भी थे और मज़मून निगार भी। यहाँ उनके मज़ामीन या उनकी तनकीद से हमारा सरोकार है। मुतरज्जिम की हैसियत से अफसाने और कहानियों के अलावा जो नहायत अहम काम उनका सामने आया है वो मगरबी तनकीद की अहम किताब प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का तर्जुमा नक़्द अदब के नाम से किया। अगरचे वो तरक्की पसंद ख्यालात के हामी थे, लेकिन इस किताब की अशात के चंद ही साल में इसे तर्जुमा के ज़रिए उर्दू वालों के लिए पेश करना अहम बात है। किताब के तर्जुमे में गुलाम अहमद अकबराबादी की ज़हनी कुशादगी का सबूत मिलता है। यहाँ अरस्तू की शेरियात, तनकीदी इस्तिलाहात और फ़िक्री रवैये पर काबिल कदर बहस मिलती है। किताब के तर्जुमे मिलती है। इसके बाद इनकी तनकीदी निगारिशात का मजमुआ अदबी तासुरात के नाम से अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने 1959 में शाये किया। इस किताब में उनके तनकीदी शऊर का हर रंग मौजूद है। ये मज़ामीन इल्मी और अदबी नौइयत के हैं। इसके मुताले से उस ज़माने की तारीख़ी, रूमानी और अदबी फ़िज़ा का सुराग मिलता है। ये सरासर तासुराती मज़ामीन नहीं है। यहाँ आलिमाना फ़िक्र और तहकीक को कारी के सामने पेश किया गया है। इसके अलावा भी रूसी फ़िक्र और तहरीर पर जामे किताब पेश की। इस तरह हम देखते हैं कि उनके तनकीदी शऊर और मुनफरिद शनाख्त एरोक्रोमी की अंग्रेज़ी किताब के तर्जुमे से शुरू हो गई थी। लिहाजा अदब के तय्युन कदर में अदब के अहम नज़रियात सलीक़े से शामिल हुए। जमील मजहरी ने उनकी सलाहियतों को न सिर्फ सराहा बल्कि ये भी कह दिया कि बहैसियत मुतरज्जिम उन्होंने उर्दू की झोली में इस्तिलाहात और अल्फाज की जो पूंजी रख छोड़ी है उसकी कद्र और कीमत का अंदाज़ा मुस्तक़बिल की अदबी तारीख़ ही लगा पाएगी। इसके बाद उनके और दूसरे मज़ामीन का जिक्र है। इससे आगे बढ़ते हुए
और ये कहते हुए कि एहतशाम हुसैन साहब ने भी उनकी तौसीफ की है, मैं दूसरे तनकीदगार की तरफ बढ़ता हूँ। इसके बाद बंगाल की तनकीद को वक़्त और बुलंदी अता करने में जमील मजहरी का नाम शामिल है। गालिब और इकबाल की शायरी से उनकी ज़हनी वाबस्तगी और अंग्रेज़ी अदब के वसी मुताला की बिना पर उनकी मुनफरिद सलाहियतें खुलकर सामने आई। मजनू गोरखपुरी, मैं छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ, मजनू गोरखपुरी इस सिलसिले में तरह बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं कि तख्लीकी और तनकीदी सलाहियत के साथ इतना वसी और तारीखी इल्म रखते हैं। रेफरेंस है यहाँ। अगरचे उन्होंने हमेशा कसर नफ्सी से काम लेते हुए खुद को शायर ही गर्दाना और कुल वक्ती नुक्ताद न होने के बावजूद तनकीद का ऐसा सरमाया छोड़ा है कि तनकीद का हक अदा कर दिया। उन्होंने तख्लीक और तनकीद के पुल को बतरीक एहसन अबूर किया और अदब में तहर्रुक और तसलसल, नीज़ रवायत और माजी की पूरी आगाही से काम किया। इलियट ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अच्छा शायर वही हो सकता है जो खुद अपनी चीज़ों का मारूदी तौर पर एहतसाब करता हो, बल्कि निहायत अहम मौज़ूआत पर मकाले कलमबंद किए हों। उसने खुद भी कलमबंद किया। कलकत्ता में उन्होंने एक उम्र गुजारी और मुख्तलिफ 9 मौज़ूआत पर उनके मज़ामीन में उनका गहरा तनकीदी शऊर और आलिमाना तर्ज फ़िक्र ने एक अनोखी जहद पैदा कर दी। उनके मकाले मसलन मेरा नज़रिया शेर और मेरी शायरी, शिबली बहैसियत फ़लसफ़ी, अनीस की नामकबूलियत के असबाब, 19वीं सदी का एक अजनबी है आलिम, इंशाअल्लाह खां इंशा एक ट्रेजेडी, 2 इकबाल, तमद्दुन अरब का ज़वाल और दिगर मज़ामीन को अगर गौर से मुताला करें तो हमें ये इल्म होता है कि उनके खरे और खोटे के फैसले में आला सतह की अदबियत, शगुफ्तगी के अलावा नक़्द व नज़र की मौजूदगी पूरी तरह जारी और सारी। ये तनकीदी मकाले तादाद में कम ज़रूर हैं, लेकिन शेर व अदब की परख और मुताले की गहराई से भरपूर है। उनके नज़रिए और तसव्वुरात की अहमियत अपनी जगह और वक्त की कमी के बाद इक़्तिबास से मज़मून को बोझल न करते हुए ये कहना दुरुस्त होगा कि शायरी की फ़हम, ज़िंदगी के हक़ाइक़ की शमूलियत, क़ुव्वत मुतख़य्यला, मुबालगा, तशबीहात और इस्तिआरात पर उन्होंने बेलाग इज़हार ख़याल किया। यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूरी है कि अपने एक मज़मून शाहिद नाज ख़याला मतबूआ सहल गया में जमील मजहरी ने अदब की अफादियत और तरक्की पसंदी पर 1935 में जिन ख़यालात का इज़हार किया था, उसी सिम तरक्की पसंद तहरीक चली। अब इस मोहतरम नाम के बाद मैं एक दूसरे नाम की तरफ आता हूँ। उनका नाम परवेज़ शाहिदी। परवेज़ शाहिदी तरक्की पसंद शायर थे, लेकिन उन्होंने अपनी तनकीद में तरक्की पसंदी की ऐनक से काम नहीं लिया, बल्कि हमेशा इल्मी सतह पर और गैर जानिबदाराना तर्ज पर तज्जिया करने की कोशिश की। मज़ामीन परवेज़ शाहिदी में उनके तनकीदी मज़ामीन की तादाद ज़्यादा नहीं, लेकिन इन मज़ामीन के अलावा उनके चंद हुदूद हैं जिनके मताले से उनके शेर व अदब के मुतालिक नीज़ खुद उनके अपने शेरी सफ़र के ताल्लुक से हक़ाइक़ सामने आते हैं। आप लोगों को कहीं नींद आए तो बोल दीजिएगा, कहीं भी रुक जाओ। खैर, इन मज़ामीन में 4 उर्दू के अहम शोरा, मोमिन, आतिश, सौदा, चकबत, इन तमाम लोगों के पूरे नाम नहीं पढ़ रहा, की शायरी के तज्ज़िये पेश किए हैं, जिनमें उन शायरों के किसी न किसी अहम और अनछुए गोशे की खबर मिलती है। इनके अलावा बंगला अदब में नए रुझानात, आज का अदब, उर्दू नावल और आज का तनकीदी अदब पर उनका मज़मून आलिमाना ही नहीं बल्कि बेलाग। उनके ख्याल में तनकीदी अदब की हैसियत खारजी माहौल और दाखिली दुनिया के अलावा जिंदगी, फ़न और अखलाकियात से इबारत है। और इसी हवाले से मैं कह सकता हूँ कि हाली तनकीद तनकीदी अदब में संग मील है। इन सारे मज़ामीन में जो मुख्तसर भी हैं और तवील भी, कारी को ये एहसास होता है कि परवेज़ शाहिदी ने शेर व अदब को परखने और जांचने का एक ज़ाती मयार कायम कर रखा था, जो उनके वसी मुताले का फैज़ान ही कहलाए। शायर नई नस्ल के ज़हनी रवैये, एकदम इख्तिसार के साथ के रवैये पर उनका एक इज़हार ख्याल से
अदीबों और शायरों की नई नस्ल अपने बुजुर्गों की तवानाई और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ है। नई फौज अपनी इंफरादियत और शख्सियत को तस्लीम करवाने पर बार बार इसरार कर रही है। क्यों वफुदानिसा? मगरबी इल्म और अदब से बढ़ती हुई वाकफियत ने नौजवान अदीबों और शायरों के तख्लीकी शऊर को काफ़ी हद तक मुतासिर किया है। आज उनकी अपनी आवाज़ें हैं। तशबीहों और इख्तियारों से ज़्यादा, देखिए क्या डिफरेंस पैदा किया, तशबीहों और इख्तियारों से ज़्यादा रम्ज़ व इमा, इशारों और कनायों पर जोर दिया जाता है। अबू अकबर हाशमी साहब, आज अदब को ज्यादा से ज्यादा तहदार और बिस्यार पहलू बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इसके बाद एक और बहुत मशहूर आदमी है, छोटे और मैं आगे बढ़ के, मासूमी साहब। संजीदा कायरीन के लिए मौलाना का नाम मोहताज तारुफ नहीं है। उन्हें इल्म और अदब, तारीख और तहजीब से गहरी वाबस्तगी रही है। खुसूसन तहकीक और तनकीद के ज़मन में उनकी तहरीरें नहायत मोतबर और तवाना हैं। उनकी तमाम तहरीरों को यकजा करके डॉक्टर मोहम्मद सदरुल इस्लाम ने अद्वियात के उन्वान से शाये कर दिया है। क्या तनकीद, क्या तहकीक और क्या तबसरे, हर एतबार से उनकी तहरीर और तनकीद लायक तवज्जो और मोतबर है। तहकीक की दुनिया तो उन्हें फरामोश न कर सकेगी, लेकिन उर्दू तनकीद पर भी उनका गहरा साया पड़ा। वो जुज़ियात पर गहरी नजर रखते हैं। बंगाल की तनकीदी किताबों में ऐसे रोशन शरारे कम देखने को मिलते हैं जो मासूमी साहब की तहरीरों का वस्फ है। किसी भी मजमून का मुताला कीजिए, वो काबिल कदर गोशे पर रोशनी डालते हैं और तनकीदी असबियत बेसबब दाद व तहसीन से बुलंद होकर एहतसाबी और इस्तदलाली नुक्ता नज़र को अपना वतीरा बनाते हैं। उनके मज़ामीन में ग्रोहबंदी और इज़्म का इल्ज़ाम लगाया ही नहीं जा सकता, बल्कि वो मतन से बराह रास्त राब्ता करते हुए तफ़हीम व ताबीर नीज़ तय्युन कदर के मरहले से गुजरते हैं। मौजू, मवाद और लफ्ज़ व मानी के इर्तबात पर ऐसी गहरी नज़र बंगाल में खाल खाल नजर आती है। रूह अदब के शुमारे में उनका गोशा 1910 में शाये हुआ था। इस गोशे में उर्दू शायरी में इस्लाह की अहमियत मौलाना, अरे 2010 समझ लीजिए यार, 1 मिनट ज़ाया हो गया इस गोशे में उर्दू शायरी में इस्लाह की अहमियत मौलाना आज़ाद का सही साल पैदाइश, उर्दू लफ्ज़ शहदा की असल जैसी काबिल कदर तहरीरें शाये हुई हैं। इन मज़ामीन में उनकी जुस्तजू, उनका आला ज़ौक़ और उनके मुताले का मयार बरकरार है। उर्दू शायरी में इस्लाह की अहमियत खासा तवील मज़मून है, जहाँ उस्तादी शागिर्दी और इस्लाह की अहमियत नीज़ बड़े शोरा के तर्ज़ इस्लाह पर नहायत बारीक बीनी से एहतसाब किया गया। मज़मून पढ़े तो एहसास होता है कि उनकी तनकीदी निगारिशात में एहतियात, जामियत और गैर जानिबदारी के उसूल का फर्क है। मासूमी साहब ने संगलाब ज़मीनों में फूल खिलाए। हर एक बात, हर एक दरियाफ्त को तलाश बिस्यार और गहरी जांच परख के बाद और बावसूख दलाइल मालूमात के हवाले से हकीकत तक रसाई हासिल की है। शमसुर रहमान फारूकी जैसे जय्यद आलिम की किताब आसमान मेहराब पर उनका तबसरा बेलाग और दो टोक है, जिससे किताब की खूबियों और खामियों का भी हमें इल्म होता है। मौलाना, मैं कोटेशन छोड़ दे रहा हूँ, मौलाना मासूमी ने फारूकी जैसे माहिर फन की गिरफ्त की है। सरे दस्त यही कहा जा सकता है कि उन जैसा आलिम इस अहद में मिलना मुश्किल। अब आखिर में इख्तिसार के साथ अगर आप सुनना चाहें तो सुना देता हूँ, बस वरना अब आखिर में इख्तिसार के साथ सिर्फ 2 अहम तनकीद निगारों का जिक्र करना चाहता हूँ, जिनसे अक्सर लोग सरफ नजर करके गुजर जाते हैं। जनाब मजहर इमाम और जनाब ज़हीर नाशाद तरबंगी। दोनों का ताल्लुक बिहार से है, लेकिन दोनों ने एक तवील अरसा कलकत्ता में गुजारा और अपनी तख्लीक और तनकीद दोनों ही से कारी को मुतासिर किया है। मैं बगैर किसी इक़्तिबास के उनके तनकीदी शऊर और तख्लीकी तनकीद पर अपनी बहस समेट कर यह मजमून खत्म करूँगा। मजहर इमाम ने ज़माने में तरक्की पसंदी और मजहर इमाम के ज़माने में तरक्की पसंदी और रस्मी रवायत परस्ती का गलबा था, लेकिन वो तख्लीकी तनकीद और ताज़ा कारी के कायल थे। लिहाजा उनकी हुनरमंदी
मुताले की वुसअत और मुशाहिदे ने उनके तनकीदी शऊर को असलियत से बचा लिया और उसमें शाइस्तगी और एक अनोखी शान पैदा कर दी। उनकी इब्तदाई किताब तनकीद नुमा, जैसा कि नाम से जाहिर है, निहायत इंकिसार के साथ इकरार किया कि शेर व अदब की तफहीम में मतन, पस मंजर, तारीख अदब के मसाइल का तज़किरा, अदब दोस्तों से मुकालमा करने और अपनी सोच और दरियाफ्त में शामिल करने की एक कोशिश है। यानी वो अपने आप को तनकीद निगार नहीं मानते, लेकिन उनकी दिगर किताबें मसलन आती जाती लहरें, निगाह ताहिराना में बेशुमार छोटे बड़े मज़ामीन हैं जो उनकी तनकीदी सलाहियतों पर दाल है। उन्होंने इकबाल, वहशत, गालिब, सरदार जाफरी, परवेज शाहिदी, यहाँ तक कि इरफान सिद्दीकी के वसी कैनवस सिद्दीकी के अलावा वसी कैनवस के मौज़ूआत पर अपनी तनकीदी बसीरत का इज़हार किया। ये सारे मज़ामीन, तनकीदी इशारे, तबसरे, यहाँ तक कि तकारीज़ भी मेरी निगाह में न सिर्फ मयारी हैं बल्कि निहायत वक़ी हैं। वो नज़रियाती पेचीदगी में न खुद उलझते थे न कारी को उलझाते थे, बल्कि निहायत काबिल फहम ज़बान में अपनी बात निहायत सलीके और बेखौफी से कहते थे। यही वजह है कि वो कहते हैं कि तनकीद में दूर की कौड़ी नहीं ला सकते। इस तरह ज़हीर नाशाद दरभंगी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता होने के बावजूद अपने तनकीदी मौक़िफ़ को नज़रियात की जंजीर में असीर करने के बजाय अक्सर खुले जहन और गैर जानिबदारी से तनकीद का फ़र्ज अदा करते हैं। मोहल्ला जाती शोरा पर उनका तज़किरा, गलाफ़े रोशनाई अपनी नवैयत की अनोखी किताब है, ताहम तनकीद से इसका इलाका कुछ करीब का नहीं। लेकिन नकूश अफ़कार 1979 अहम तनकीदी किताब है जिसमें उनके सिर्फ 10 मगर इंतहाई अहम तनकीदी मज़ामीन शामिल हैं और दिगर मज़ामीन अखबारात और रसायल में बिखरे पड़े हैं। उनकी तनकीदी बसीरत को सालिक लखनवी और वहाब अशरफी ने कदर की निगाह से देखा। इस किताब में खुसरो की कसीरुल जहाद शख्सियत, ख्वाजा मीर दर्द की इश्किया शायरी, गालिब की इनफरादियत और अज़मत के अलावा प्रोफेसर अख्तर कादरी की फिक्री बुलंदी, जमील मजहरी की शायरी में तशकीक और शेरी हुस्न, नीज़ एक निहायत पुरमख्फ मकाला अख्तर हुसैन रिजवी पर लिखा जिस पर कम लोगों ने कलम उठाया है। इसमें शक नहीं कि वो तरक्की पसंद नजरिए के कायल थे और फैज़, फराक और जानिसार अख्तर पर उनके मज़ामीन में ऐसी बातें खुलकर सामने आई हैं। ताहम अच्छी शायरी में दायमियत, टाइमलेसनेस के अनासिर ज़हीर नाशाद दरभंगी तलाश कर ही लेते। परवेज शाहिदी पर अपने ख्यालात के इज़हार करते हुए उन्होंने लिखा था कि वो सियासी नजरिया की बिना पर अक्सर कायनाती फिक्र से दूर जा पड़े। देखिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कायनाती फिक्र से दूर जा पड़ते हैं, लेकिन जोशे जुनू में भटकने के बाद उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास भी हो जाता है। या वो तरक्की पसंद के असीर नहीं है। मुख्तसर ये कहने में मुझे किसी किस्म का खदशा नहीं है कि मगरबी बंगाल में आज़ादी के बाद तनकीद की तारीख में उनका नाम अहमियत का हामिल है और आने वालों के लिए निशान राह। थैंक यू। दो इंफॉर्मेशन देना है नाबिल निगारी में नाबिल निगारी नबी हमसे आलम साहब ने बताया कि ताल्लुक से एक पहले नाबिल निगार होते इनका नाम दिया आपने शेख नजर उसकी मतलब पूरी का क़याम तो 1930 एक नाबिल लिखा गया है जो कलकत्ते के माहौल पे है, तालीम निसा पे है और बेवकान की शादी पे है और उस काबिल में एक किरदार वाजिद अली शाह बताते खुद है। उस काबिल का नाम है फखर खुर्शीदी और सैयद अफजालुद्दीन अहमद साहब, जिन्होंने 40 साल गुजारे यहाँ बंगाल में और बादशाह हमारे बादशाही थे वाजिद अली शाह के वज़ीर माशियात थे, संभालते थे। तो उन्होंने कलकत्ते के माहौल में बहुत रफ़ीक नावल लिखा जिसमें लाइब्रेरी में काफ़ी मौजूद है
पहली अशात 1886 में हुई, इससे पहले बंगाल में कोई नावल नहीं लिखा गया। इसकी दूसरी अशात सबक है, सबाक है, 1887 में हुई। उस पर एक मजमून जो है उसमें आ चुका है खाने की के हवाले से एक तवील मजमून। दूसरा एक नावल हुमायूं मिर्जा भी यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी वकालत यही की, बाद में वो हैदराबाद चले गए। उन्होंने 4 जिल्दों में या 4 हिस्सों में कह लीजिए खाब कलकत्ता के नाम से 1912 में नावल तबाह हुआ। हिंदुस्तान की लाइब्रेरियाँ हम प्रयास करवाई हैं, 2 जिल्दें तो उसकी मिल गई हैं, मगर 2 जिल्दें अब तक नहीं मिल सकी हैं, क्योंकि हम 3 हवाले नज़र बैठे हुए हैं। उनके इंफॉर्मेशन के लिए, उनकी इस तरह के लिए ये बात अर्ज कर देना मुनासिब है, क्योंकि खाने खुर्शीदी जो है वो बंगाल की नावल निगारी को, तारीख को बहुत आगे तक ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम अब्दुल हाशिमी साहब ने बड़ी अहम मालूमात में हमारे इजाफा किया है। जनाब ज़हीर अनवर साहब के मकाले से बहुत सी नई बातें मालूम हम लोगों को हुई हैं। जमहूरियत के चौथे सुकून से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जावेद हुसैन साहब, शमा अफरोज़ साहिबा, आफाक हैदर साहब, कामरान हैदर साहब वगैरह तशरीफ़ लाए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अहम फरीज़ा अंजाम देना है कि लोगों को मोमेंटो पेश करना है, तो मैं सबसे पहले मोहतरम अबूज़र हाशमी साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि वो जनाब ज़हीर अनवर साहब को मोमेंटो पेश करके जी मोहतरम अबूज़र हाशमी साहब जनाब ज़हीर अनवर साहब। जी जनाब सलीम साहब से गुजारिश है कि वो डॉक्टर शमशीर आलम साहब को मोमेंटो पेश करें। जनाब सलीम साहब डॉक्टर शमशीर आलम साहब को मोमेंटो इधर देखिए। ये वही है, ये ना मुझे इन कैनाल बिलिंग करना है। हाँ हो गया। जी जनाब अशरफ जाफरी साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि वो नुसरत जहरा साहबा को मोमेंट को पेश करें। जनाब अशरफ जाफरी साहब, मोहतरमा नुसरत जहरा साहब। जनाब अशरफ इस तरफ, जाफरी साहब, इस मोहतरमा नुसरत जहरा साहबा को मोमेंटो और चादर पेश, शाल पेश करते हैं। बेहद शुक्रिया। अब सदारती तकरीर के लिए जनाब प्रोफेसर अबू बकर जिलानी साहब से गुजारिश है कि वो सदारती करें। अज़ीज़ान गिरामी, स्टेज पर बैठे हुए गिरामदार, आज दूसरा सेशन इख्तिताम पजीर हुआ। हज़रत थोड़ा माइक तो हाँ जी तहकीक और तनकीद के हवाले से दूसरा सेशन भी आज का ये इख्तिताम पजीर होता है। और ये आखिरी सेशन में आज का 3 मकाले पढ़े गए। पहला मकाला नुसरत ज़हरा साहबा ने पढ़ी है। आज़ादी के बाद मगरबी बंगाल के कुछ मुहक्किकीन और तनकीदगार, उन्होंने तनकीद निगारी की वजाहत की सराहत की और तकरीबन 10 मुहक्किक और तनकीद निगारों का जिक्र किया है। सादिक लखनवी से लेकर के शांति रंजन भट्टाचार्य की तनकीद निगारी का हवाला उन्होंने की है। और कौकब मिर्ज़ा की
तनकीदी कारनामों का बहुत हद तक तफसील से जायज़ा उन्होंने पेश किया। जाहिर बात है कि ज़बान बयान का जहाँ पर ताल्लुक़ है वो शुरू बहुत अच्छा की है, बहुत अच्छी तहरीर है उनकी, और ये सिलसिला उनको जारी रखना चाहिए। दूसरा डॉक्टर शमशाद आलम, ये भी जो है तहकीकी अमल के हवाले से गुफ्तगू की है। उनका मकाला भी तहकीकी अमल की वजाहत करते हुए मिसालें पेश करते हैं। इमरान कुरैशी, सज्जद हिलाल भारती और शाहिद साहब के काबिल ज़िक्र तहकीकी कामों का हवाला देते हैं। ये दो साहिबान बिल्कुल न्यू कमर से नए निकले वालों में से हैं, फिर भी संजीदगी और मकानत है इसमें जो तहकीक और तनकीद के लिए ज़रूरी है। इनकी तहरीरों में वो सारी चीज़ें मिलती हैं। ज़हीर अनवर साहब पहुँचे हुए हैं, बड़े मजे हुए हैं, लिखने वालों में से हैं और लिखते रहते हैं। बेसिकली ड्रामे के आदमी है, लेकिन जो तहरीर से काफ़ी तहकीक और तनकीद से काफ़ी रग़बत हो गई है और अच्छी तहरीरें, अच्छे मज़ामीन उनके आ रहे हैं। चुनांचे उन्होंने भी चंद मोतबर तनकीदगारों के हवाले से गुफ्तगू की है और इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने जो मोतबर तनकीदगारों का जिक्र किया है उसमें जमील मजहरी, मासूमी और ज़हीर नाशाद दरभंगी। आम तौर पर जमील मजहरी को तो लोग जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि कलकत्ते में भी उन्होंने क़याम किया और पट्टे में पूरी ज़िंदगी बसर की। साहिब क़द्र, साहिब इल्म हजरत थे, काफ़ी शोहरत और मकबूलियत थी उनकी उर्दू अदब में। ज़हीर नाशाद दरभंगी के सिलसिले में लोग कम जानते हैं, लेकिन उस हवाले से जो है ज़हीर अनवर ने जो गुफ्तगू की है वो इंतहाई काबिल कदर गिरा है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इलाक़ाई तौर पर भी कलकत्ते में किसी ज़माने में तज़किरे लिखने की बात होती थी और लोग लिखते थे, तो ज़हीर नाशाद दरभंगी में साथ फिजरपुर के हवाले से एक तज़किरा भी तस्नीफ़ किया है। क्या है ना, हाँ, तो ये भी बड़ी अहम बात है। हो सकता है आम तौर से लोग या तालिब इल्म इसको नहीं जानते, इसलिए हम नहीं सुन पाए होंगे, तो हमने सोचा कि इसका जिक्र कर देना चाहिए। लेकिन आपने जब कर दिया तो यकीनन आप वहाँ तक पहुँच चुके थे। हज़रत गिरामी, ये हमारी जो उर्दू ज़बान है उसमें जो तख्लीकी अमल है, इस तख्लीकी अमल का बुनियाद ही दरअसल अरबी और फ़ारसी है। इसलिए जो चीज़ें अरबी और फ़ारसी में तरक्की पजीर थी उसी की बुनियाद जो है हमारे उर्दू अदब में भी आई है। शायरी में ख़ास तौर से कम अज़ कम आप देखेंगे तो उसमें अभी जिस पर गुफ्तगू हो रही है आपकी तज़किरा निगारी की, तो जिस तरह से अरबी में और फ़ारसी में तज़किरा निगारी हुई, वही रिवायत वही हमारी उर्दू अदब में भी आ गई। अब जहाँ तक तनकीद का सवाल है, मॉडर्न तनकीद का सवाल है, इसका ताल्लुक मगरबी अदब से है। जब अंग्रेज़ी ज़बान व अदब का सिलसिला शुरू हुआ और लोग पढ़ना शुरू किए, तो इस अंदाज से आज जो क्रिटिकली हम लोग अदब को तनकीद कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ जहतों से और मुख्तलिफ अंदाज फ़िक्र से और मुख्तलिफ नज़रियात से, ये कम अज़ कम मगरबी ज़बान की जानकारी की वजह से ये आई है। और हाँ, इस दौर में जो हमारे नौजवान हैं वो जो लिख पढ़ रहे हैं, यकीनन ये सारी जेतें, ये सारे अमल, उनके नज़रियात उनके सामने हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू ज़बान व अदब की हकीकत से और अमल से और उसकी तख्लीक़ात को ज़्यादा ज़्यादा मानीदार मानवीयत बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उर्दू में भी जो तनकीद लिखी जा रही है ऑल इंडिया लेवल पर, बंगाल के साथ साथ दूसरी जगहों में भी, वो यकीनन काबिल कद्र है। और यकीन है कि आने वाले दिनों में हमारे जो नौजवान लिख पढ़ रहे हैं वो बहुत ही अहम तनकीदगार की हैसियत से कामयाब बाबुलाल होंगे। थैंक यू वेरी मच। अब शुक्रिया के लिए मोहतरमा रज़िया सुल्ताना साहबा से इल्तमास है कि वो तशरीफ़ लाएँ और शुक्रिया की रस्म दें। मोहतरमा रज़िया सुल्ताना साहबा
शुक्रिया की फरमाइश है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की और इन दोनों के इश्तराक से इतना बड़ा सेमिनार मुनक़िद हुआ और इसकी ज़रूरत थी। और सेमिनार का टॉपिक मगरबी बंगाल में तहक़ीक़ व तनक़ीद मसाइल इम्कानात। और मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक पर बहुत कम सेमिनार मुनक़िद किए गए हैं, तो लिहाजा वक्त की ज़रूरत भी थी कि इस तरह का एक अच्छा खासा प्रोग्राम हो और ताकि हम सब कुछ सीख सकें, कुछ हम सबको सीखने को मिले और कुछ सुनने को मिले नई बातें। तो लिहाजा सेमिनार बहुत अच्छा रहा, कामयाब रहा और मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ और तमाम मकाला निगारों का और तमाम सामीन, और उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सब कल फिर शिरकत करेंगे और प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कल इसी हाल में तीसरा इजलास 11 बजे सुबह को मुनक़िद होगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आएँ। प्रोफेसर अली इरफान नकवी साहब की तरफ की इजाज़त से इस आज के दिन के इस प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान किया जाता है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया।